एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने पत्नी के साथ हिरापुर नामक एक गांव में रहता था। वह हर काम करने में सुस्त रहता था और अपने विरासत में मिली सारी संपत्ति बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। संपत्ति बेचकर कब तक खर्चा उठाओगे? हमारे खर्चा दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते या फिर कोई अपना व्यवसाय कर लीजिए। ऐसे ही संपत्ति बेचते रहोगे तो यह घर भी नहीं बचेगा। अरे रे, तुम भी मुझे उपदेश देने लग गए। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम बेहतर समझते हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह परिवार का पालन पोषण करूँगा। आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और घर चला लिया। इसके बजाय आप जमीन में खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहीं काम कर लीजिए और परिवार का देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारा क्या होगा। अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। रमेश को अपने पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन वह व्यक्त नहीं करता या उसे यह कहकर शांत कर देता है कि वह काम नहीं करेगा और ना ही करना चाहता है। इसके बजाय वह पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों पर विचार करता है और अंत में एक निर्णय लेता है। अगले ही दिन वह गांव के अलग अलग साहूकारों से मिलने जाता है। क्या खबर है रमेश, इस चलती धूप में तुम आ गए। तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं सुबह यहाँ हूँ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। ये बात सच है कि आप किसी बिना सौदे के बाहर नहीं आते, क्योंकि आप विरासत में मिली संपत्ति से पूरा पैसा उड़ा लेते हैं। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो चंदूलाल, मैं यह सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा? ये क्या है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं समझा नहीं। मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। सच में आपने खेती करने के बजाय खेती की जमीन बेच दी और मुझे आश्चर्य है कि आप शहर में व्यवसाय कैसे करेंगे। संपत्ति बेचना ना बेचना मेरी इच्छा है, आपका इससे क्या लेना देना। हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ। यह मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप करेंगे मेरी मदद? अच्छा, देखते हैं। वैसे वो विचार क्या है ये तो बताओ। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं अपना विचार आपको क्यों बताऊं? आपकी मर्जी, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप अभी मुझे 5,000 दे सकते हैं तो मैं इस महीने के अंत तक 20,000 वापस कर दूंगा। क्या तुम मुझे 20,000 दोगे? अगर मैं तुम्हें अभी 5,000 दूं, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो रमेश? यह मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे यह पैसा कर्ज के रूप में दे दो। मैं यह पैसा ब्याज सहित आपको वैसे का वैसे लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? आपके पास नौकरी या व्यवसाय नहीं है। आप मुझे उन पैसों के लिए भला क्या वादा कर सकते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हो। आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है, इसलिए उस घर को आप मुझसे वादा के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिखे तो आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। रमेश के शब्दों ने चंदूलाल को राहत दी, क्योंकि उसे पता था उधार देना, वो भी ब्याज और सही दस्तावेज के साथ, उसके लिए मुनाफा का सौदा है। ठीक है, मैं आपको पैसे उधार दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं प्रति 100 रुपए पर 5 रुपए तक का ब्याज लूंगा। आपको बिना असफल हुए ब्याज का भुगतान करना होगा। बिल्कुल, मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। ठीक है, ये रहा पैसा। चंदूलाल ब्याज के लिए पैसे उधार दे देता है। रमेश खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रमेश उसी तरीके से गांव के सभी अमीर लोगों को एक ही कहानी सुनाकर उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है और सभी में अधिक पैसे कमाने की आशा की किरण पैदा करता है। दिन के अंत में वह अपने घर लौटता है और अपने पत्नी सुनीता से जा आकर कहता है, सुनीता, तुम हमेशा मुझे आलसी होने का ताना मारती हो, लेकिन देखो अब मेरे पास कितना पैसा है। अरे इतने सारे पैसे आपके पास? इतने सारे पैसे कहाँ से आए?
कौन देगा मुझे? मैंने इस धन को अपने बुद्धिमानी और चतुराई से पाया है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जानती हूँ कि आप इतने होशियार नहीं हो। सच सच बताओ, आपने कौन सी चाल चली है? मैंने गांव के सभी साहूकारों से कहा कि मुझे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो उन सब ने मुझे ब्याज के रूप में पैसे उधार दिए हैं। क्या तुमने घर गिरवी रख दिया? हे भगवान! नहीं नहीं, एक से लिया तो गिरवी रखना है, लेकिन मैंने 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। समझ में आया तुम्हें? इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया? नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में 10 रुपए टक्के से कारोबार करूंगा। हम 5 रुपए टक्के का हिस्सा लेंगे और उन अमीर लोगों से उधार लिया हुआ पैसा हम उन्हें चुका देंगे। यह क्या कह रहे हो? आसपास के गांव में व्यवसाय करोगे? क्या आपको लगता है यह संभव है? उन सभी लोगों को यह पैसे कैसे लौटाओगे? अभी हमारे पास यह घर तो है, लगता है यह भी बिक जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे सुझाव मत दो, मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो, तुम्हें जो करना है करो। अगले ही दिन रमेश पड़ोस के गांव जाने लगता है। वह एक जंगल से गुजर रहा होता है। तब अपने रास्ते में वह एक ऋषि को देखता है जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। वह ऋषि के सामने सांप को देखते ही ऋषि को सतर्क करने की कोशिश करने लगता है। आदरणीय ऋषि जी, आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए रमेश ने सांप को दूसरी दिशा में फेंक दिया। उसकी आवाज सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उसे वहां देखकर वह चौंक गए। तुम कौन हो बालक? तुम क्यों चिल्ला रहे थे और तुमने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? मेरा नाम रमेश है और मैं हिरापुर में रहता हूँ। मैं पारगांव जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक सांप को देखा तो मैंने उसे फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपके पैर में काट लेता। मुनिवर, उस सांप को दूर फेंककर मैंने आपकी जान बचाई है। ऐसा कहते हुए रमेश ने वह सांप उन्हें दिखाया जिससे उसने फेंका था। रमेश के काम से प्रसन्न होकर ऋषि ने उससे कहा, बहुत अच्छे वत्स, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं अपनी सभी शक्तियों के साथ तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बस दानिश कुछ देर सोचता है, फिर हाथ में रखे रुपए की थैली की ओर इशारा करता है और अपनी इच्छा के बारे में ऋषि से बात करता है। प्रिय ऋषि, कृपया मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे भी यह पैसा मैंने उधार लिया है, यह वरदान देने के बाद वह मुझसे अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे। प्रिय वत्स, जल्दी मत करो। मुझसे यह वरदान मांगने से पहले 2 बार सोचो। बेशक मुनिवर जी, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे यह पैसा वापस मांगे। अगर वे पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यवसाय कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। कुछ खेती की जमीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के लिए गहने और अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा और थोड़े ही समय के भीतर पूरे मुनाफे के साथ गांव का सबसे अमीर आदमी बन पाऊंगा और एक सफल व्यक्ति भी। तो मुनिवर, मेरी आपसे विनती है कि कृपया करके आप मुझे वह वरदान दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दिया है वे जब तक जीवित रहेंगे आपसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। हे प्रिय ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। खुश रहो, अब तुम जा सकते हो। ऋषि से विदा लेने के बाद रमेश वरदान को लेकर काफी उत्साहित महसूस करता है और पास के गांव में अपने दोस्त सुरेश से मिलने उसके घर जाता है। और रमेश, बहुत समय हो गया, सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ मित्र, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारा ही रह गए। मेरा शादी करने में मन नहीं है। मैं गांव से भाग आया हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। मैं सावकार हूँ और मैं अपने व्यवसाय से खुश हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ किस काम से आए हो मित्र? रमेश ने अपने इरादों का खुलासा नहीं किया, पर हिमांशु से पैसे उधार देने के कारोबार में मदद करने को कहा।
मुझे अपनी जमीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं और आप जानते हैं कि अगर सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो पैसा गायब हो जाता है। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप यह पैसा ले और इसे ब्याज पर देकर व्यापार करें। आप 2 रुपए का हिस्सा ले और मुझे 8 रुपए दे। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम जब चाहो ब्याज सहित यह पैसे ले सकते हो। क्या यह ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। पर क्या किसी दस्तावेज पर आप यह सब नहीं लिखेंगे क्या? क्या रमेश तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? ठीक है, फिर इस पैसे को अपने पास ही रख लो। अगर कोई दस्तावेज की आवश्यकता है तो ठीक है। अरे अरे ठीक है, यह पैसे ले जाओ और अपने पास रख लो। मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। इस तरह रमेश अपने मित्र के पास पैसे दे देता है और अपने घर लौट आता है और सारी घटना अपने पत्नी को बता देता है। क्या तुमने सारे पैसे मूर्ख सुरेश को दे दिए? मैं वैसे भी तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ सकती। हमें कम से कम ब्याज के पैसे तो मिल ही जाएगा। बाकी आप क्या करने पर तुले हैं यह आप ही जानो। हाँ अब समझ में आया ना, पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती बल्कि काफी बुद्धिमान होने की जरूरत होती है। इसलिए अब मुझे कभी भी ज्ञान देने की कोशिश मत करना, ठीक है? अच्छा बकवास बंद करो। कड़ी मेहनत से बचने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ। अरे कहानियाँ नहीं सुनीता, बस इंतजार करो और देखो कि हम गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने वाले हैं। और कुछ इस तरह रमेश अपने व्यापार करने के विचार से उत्साहित महसूस करता है और सोचता है कि ऋषि के वरदान के कारण कोई सावकार उससे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहेगा। इस तरह से 5 साल बीत जाता है। फिर एक दिन सावकार का बेटा रमेश के पास आता है और आकर उससे कहता है, सुन लो रमेश, तुमने 5 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे और ब्याज भी नहीं दिया। कृपया करके मेरा पैसा लौटा दे। उसकी बात सुनकर रमेश सोचने लगा कि करण को उस कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसके पिता ने एक बार भी उससे नहीं कहा था। वह साधु के वरदान पर विचार करते हुए सोचता है और उससे पूछता है, क्या मैंने तुम्हारे पिता से पैसे कब लिए? तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर कोई सबूत है तो बताओ। रमेश ने शाम को झांसा देने की खूब कोशिश की, पर तुरंत शाम ने उसे वह दस्तावेज दिखाया जो वह अपने साथ लाया था। यह देखो, तुम्हारे द्वारा दस्तखत किया हुआ दस्तावेज। आप झूठ मत बोलो और मेरा सारा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। रमेश को कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए शाम वहां से चला जाता है। रमेश इन सभी घटनाओं से हैरान है, क्योंकि सभी सावकारों के बेटे घर आए और पैसे को 1 हफ्ते के अंदर चुकाने की चेतावनी देकर चले गए। यह सब देखकर और उनकी बातचीत सुनकर सुनीता ने अपने पति के पास आकर उससे कहा, क्या हुआ, आपने मेरी बात नहीं मानी ना? यह आपके मुक्त का ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसे नहीं होता। अब आपके लिए हुए पैसे और उसका ब्याज एक ही साथ चुकाना पड़ेगा। अब घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? हम अब कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? रमेश जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वह अपने पत्नी से कहता है, रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं शाम से अपना सारा पैसा वापस लूंगा। मैंने जो उसे दिया था मुझे उसका 4 गुना मिलेगा। मैं जाकर उसे लूंगा और सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना कहने के बाद वह तुरंत अपने दोस्त शाम के घर के लिए रवाना होता है, पर वहां पहुंचकर उसके घर को बंद देखता है। फिर वह शाम के पड़ोसियों से शाम के बारे में पूछने जाता है। महोदय जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? आप बता सकते हैं कि शिंदे शाम का घर कहाँ है? पर क्यों, क्या तुमने उसे पैसे उधार दिए हैं? हाँ बिल्कुल, पर वह है कहाँ? सावकार के धंधे में मदद के लिए कई लोग उसके घर आए,
शाम ने तुम जैसे लोगों से पैसे वसूले और रातों रात गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप पीड़ितों में से एक है। मैं आप जैसे लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ। वह आवारा है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वरदान देने वाले ऋषि पर क्रोधित हो जाता है। वह बहुत ही गुस्से में आकर ऋषि से वरदान के बारे में सवाल पूछने उनके पास आता है। ऋषि ध्यान बंद होकर उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, आओ प्यारे रमेश, बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई समस्या है? आपने कहा था कि आपने मुझे वरदान दिया था क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कैसा धोखा दिया? रमेश पिछले 5 साल में हुए सारे घटना बता देता है और गुस्से में उससे खरी खोटी सुनाता है। उसकी बात सुनकर ऋषि मुस्कुरा और उससे कहते हैं, प्रिय रमेश, कृपया याद करें कि आपने मुझसे उस दिन क्या पूछा था। क्यों नहीं, मुझे याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है वह मुझसे वापस ना मांगे। तो यही कारण है कि उन सावकारों ने जब तक जीवित रहे तुमसे नहीं पूछा तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया, लेकिन उस पैसे पर उनके वारिसों का अधिकार है, इसलिए उन्होंने कर्ज वापस मांग लिया। तुमने कहा था कि लोग आकर वापस नहीं मांगे, बल्कि आपको मांगना चाहिए था कि कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया। आदरणीय ऋषि जी, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मेरे मित्र ने जब मैंने उस पर भरोसा किया तो मुझे धोखा दिया। अब मुझे बताइए ऋषिवर, क्या यह उचित है? रमेश, क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई है? आप हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए आपने गांव के कई सावकारों को धोखा देकर पैसा जमा करके अपने दोस्त को दे दिए, पर तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें उसी तरह धोखा दिया। हमेशा याद रखें कि अगर यह मेहनत की कमाई नहीं है तो ज्यादा दिन तक खुशी नहीं मिलती। मेहनत से कमाया हुआ हर पैसे की खुशी मिलती है। ऋषि के बात सुनकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछतावे के साथ उनसे कहता है, आदरणीय ऋषि, मैंने सबक सीख लिया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने जीवन में कभी भी लोगों को पैसे के लिए धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे।